सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर। ठीक है, हीट बैलेंस और टेम्परेचर। अब देखो, डू यू फील द एयर अराउंड यू? डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ह्यूज पाइल ऑफ रॉक, ह्यूज पाइल ऑफ एयर, सॉरी। We inhale, we exhale, we feel the air when it is in motion. It means that air is in motion is wind. You have already learnt about the fact that the earth is surrounded by the air all around. क्या तुम कभी लगता है कि तुम एक बॉटम ऑफ पाइल ऑफ एयर के नीचे हो दबे हुए? हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा, बाहर छोड़ते हैं तो हवा, जब हवा जो है मोशन में होती है, विंड, तब उसे हम महसूस करते हैं। द फैक्ट दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑल अराउंड, चारों तरफ हमारे एयर है। This envelope of air in is atmosphere which is composed by numerous gases, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, जो गैसेज लाइफ सपोर्ट करते हैं अर्थ की सरफेस पे, है ना। तो जो एनर्जी रिसीव्ड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एनर्जी जो अर्थ रिसीव करता है वो कहाँ से? सूरज से। द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, और जो रिसीव करता है एनर्जी सन से वो बैक रेडिएशन में बैक रेडिएट करता है, कहाँ पे? स्पेस में। ठीक है, एज ए रिजल्ट द अर्थ जो ना ही गर्म रहता है, क्योंकि अगर सारी एनर्जी को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा? एक्सट्रीमली वार्म प्लानट हो जाएगा, रहने के काबिल ही नहीं होगा। लेकिन क्या करता है अर्थ? रिफ्लेक्ट बैक करता है स्पेस में कुछ रेडिएशन, उसकी वजह से ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है ना। इफ इट गेट कूल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नादर वार्म नॉर अप नॉर डज इट कूल डाउन ओवर a period of time. Thus the amount of heat received by different parts of the earth is not same. इसीलिए जो अर्थ का सारे कोने हैं, जो पार्ट हैं, जितने भी हिस्से हैं अर्थ के, वो सेम एनर्जी रिसीव नहीं करते, वहाँ वेरिएशन है, प्रेशर का डिफरेंस है एटमॉस्फेयर में भी। इट लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर बाई विंड। एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है हीट ट्रांसफर करता है सरफेस पे भी, किसकी मदद से? विंड की मदद से। इस चैप्टर में हम लोग यही प्रोसेस, हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर और रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवर द अर्थ सरफेस पढ़ेंगे। सोलर रेडिएशन क्या है? सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस है वो अपनी जितनी भी एनर्जी, मैंने कहा, शॉर्ट वेव लेंथ में रिसीव करती है। मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेव लेंथ्स। द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ जो है इज नोन एज इनकमिंग रेडिएशन, जो रिसीव करती है सूरज से, इनकमिंग रेडिएशन है, जिसे इन शॉर्ट टर्म दिया जाता है इंसोलेशन। क्या? इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन। एज द अर्थ इज ए जियोइड रिजेंबलेंस इन स्फीयर। देखो जियोइड शेप का है ना अर्थ, ऐसे बल्ज है ना, ये पोल्स हैं, ये जो है यहाँ ये इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ी बल्ज्ड है, जियोइड शेप है ना। तो क्या है? जियोइड शेप एंड द सन रेज फॉल ओबिलेंटली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे पड़ती है और अर्थ इंटरसेप्ट करती है बहुत छोटा पोर्शन सन की एनर्जी का। बाकी एटमॉस्फेयर भी तो ऑब्जर्व करता है ना, एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर। 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर पे इतनी एनर्जी रिसीव करता है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे, सॉरी, पर मिनट। एट द टॉप ऑफ इट एटमॉस्फेयर, top of it, the solar output received at the top of the atmosphere varies slightly in years due to the variation of distance between the earth और sun. अब ड्यू टू इसके रेवोल्यूशन से अराउंड द सन, है ना, द अर्थ इज द फार्टेस्ट फ्रॉम द सन। कब होता है? 4 जून को सबसे दूर होता है अर्थ सन से। पोजीशन जो अर्थ, इसको क्या कहते हैं? एम्फीलियन। याद रखना, जब अर्थ जो है सन से दूर होता है, व्हेन अर्थ इज फार फ्रॉम द सन, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई, इसको क्या कहते हैं? एम्फीलियन। देखो 3 जनवरी को द अर्थ जो है नियरेस्ट होता है सन के। 4 जुलाई को अगर दूर होता है तो 3 जो है जनवरी को जो है वो नियरेस्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? पेरिहेलियन। PERIHELION, लायन, पेरिहेलाइन, ठीक है। देयरफॉर जो एनुअल ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ ऑन 3 जुलाई, देखो फिर 3 जुलाई के को अर्थ जो है सन के करीब होता है इस रोटेशन में, ठीक है। ये है सूरज, ये अर्थ रोटेट कर रहा है। 3 जुलाई को अगर करीब होता है और यहाँ 4 जुलाई को अगर दूर है अर्थ, ठीक है, तो क्या है? अर्थ जो है 4 जुलाई को 3-4 जो है
3 जनवरी को जो है ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेगा क्योंकि सूरज के करीब है, और 4 जुलाई को कम करेगा क्योंकि सूरज से दूर है। However, the effect of this variation in solar output is masked by other factors जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, डिफरेंसेस हैं जो मास्क्ड है, ये डिफरेंस है ना, सी है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और बहुत सारे फैक्टर हैं। हिंस द सोलर इनपुट आउटपुट डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसीलिए जो सोलर के वेरिएशंस हैं है ना, ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑल्सो, इसके ज़्यादा इम्पैक्ट उसके वेदर चेंज पे जो है अर्थ के डेली बेसिस के वेदर चेंज पे नहीं होता। लॉन्ग टर्म में तो होता ही है, ओवर सीजन में तो होता ही है, लेकिन डेली वेदर कंडीशन पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। अब वेरिएबिलिटी ऑफ अर्थ, वेरिएबिलिटी क्यों होती है आइसोलेशन की ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पढ़ेंगे। देखो द अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग रेडिएशन ऑफ सोलर रेडिएशन जो सूरज से ज़मीन की तरफ आती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन। वेरी ड्यूरिंग द डे, ठीक है, इन सीजन और ईयर्स, सीजन ईयर्स और दिन में जो है इंसोलेशन वेरी करती है, यानी एक अमाउंट की अगर सुबह से शाम तक आती रहेगी, थोड़ी ऐसे होगा। फैक्टर जो कॉज करते हैं वेरिएशन इंसोलेशन में वो क्या है, एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ एक तो रिवॉल्व कर रही है सूरज के लिए, एक रोटेट भी तो कर रही है अपनी एक्सिस पे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज, ठीक है, आगे देखेंगे। लेंथ, दिन का कितना लेंथ है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ एस्पेक्ट। द लास्ट टू होएवर आर हैव लेस इन्फ्लुएंस। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर और जो है कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड है, इनका थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है, लेकिन लेंथ ऑफ द डे और एंगल ऑफ इंक्लेशन और इन जो रोटेशन ऑफ ऑन इट्स एक्सिस उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जो है, देखो अर्थ अपनी एक्सिस, ये अर्थ है समझ लो, ये एक और लो, ये बल्ज शेप अर्थ है, ठीक है, समझ लो है ना, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे है ना, एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है ना, ऐसे बल्ज 66 डिग्री एंड हाफ है ना, 66 डिग्री एंड हाफ है कि नहीं। अब और ये इस तरीके से ही घूमती है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे भी घूम रही है और रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड इसी एक्सिस से, ऐसे टेढ़ी, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा 66.5 डिग्री है ना। इसका जो है बहुत ज़्यादा इंसोलेशन जो रिसीव करते हैं डिफरेंट लैटिट्यूड, इस पर बहुत इंपैक्ट होता है। कैसे समझाता हूँ, यहाँ आओ। और सेकंड फैक्टर जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ इंसल, वो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रेज। ये कितना इंक्लाइनेशन है रेज का, देखो ये देखो, अब ये जो ये रीजन है, ये रीजन और ये जो टोरिड रीजन है, इस पे जो है डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं मोस्ट ऑफ द ईयर पे, है ना, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। यहाँ इंसोलेशन जो है इस एरियाज में जो है इंसोलेशन ज़्यादा होगा, जबकि सन रेज जब देखो रोटेशन के हिसाब से देखो, जब सन रे नॉर्थ हेमिस्फीयर पे शिफ्ट होगा तो यहाँ तक आएगा। देखो यहाँ क्या है, स्लांटेड रेज पड़ रही है कि नहीं, सन रेज की, है ना। ये देखो इधर देखो स्लांटेड रेज यहाँ तक पहुँच भी नहीं रही, ये एरिया तो कम्प्लीटली डार्क शेडो हो गया। तो ये एरिया जो है मैक्सिमम इंसुलेशन जो है रिसीव करता है, और बाकी जो स्लांटेड एक एरिया ना, उसको ग्रेटर डेप्थ चाहिए एटमॉस्फेयर की रीच करने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो सब जगह है ना, तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा चाहिए क्रॉस करने के लिए, वहाँ दूर तक जाने के लिए। यहाँ तो एकदम से जल्दी पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँचेगा ना, इसको कहते हैं, इससे डिफरेंस पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न में यहाँ मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है, इससे बियॉन्ड कैंसर और कैप्रिकॉर्न से बियॉन्ड जो है कम, ठीक है। ये है इससे जो ये जो अपनी एक्सिस पे जो है ना, ये अर्थ ये शिफ्टेड है ना, इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, समझे। देखो जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है, ये देखो यहाँ इस एरिया में पूरा पड़ रहा है, लेकिन ये एरिया जो है कम्प्लीटली डार्कनेस में रिवॉल्व करता रहेगा, फिर भी डार्क रहेगा। 18 घंटे की भी रात भी होती है इन एरियाज, 20 घंटे की, समझे। अब देखते हैं हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे होता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिटेड ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर लेयर नियर द अर्थ इज लॉन्ग वेव फॉर्म्स। अब देखो आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन से अर्थ जो है हीट हुई ना सन रेज की, फिर वो ट्रांसमिट करती है इस हीट को एटमॉस्फेरिक लेयर में, किस फॉर्म में, लॉन्ग वेव फॉर्म में। सूरज से कैसे आया, शॉर्ट रेज फॉर्म मोस्ट ऑफ दी, है ना, यहाँ से लॉन्ग। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद लैंड गेट हीटेड स्लोली। जो लैंड है से एयर कनेक्टेड है ना, वो थोड़ी लेट हीट होती है। जो अपर लेयर इन कनेक्टेड विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड। तो इस लेयर से ये लेयर कनेक्टेड, ये भी हीट हो जाएगी, ये भी हीट हो जाएगी, होगी ना। लेकिन इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंडक्शन।
द अर्थ देखो, द एयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द लोएस्ट लेयर ऑल्सो गेट हीटेड। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? ज़मीन के जो नज़दीक एयर है इंसुलेशन से हीट होगी, इसके साथ जो ऊपर टच में एयर है वो भी हीट होगी कि नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन क्या? कंडक्शन। ठीक है। आगे कंडेंसेशन अलग है। कंडक्शन जब टेक प्लेस होता है दो बॉडीज के बीच में अनइक्वल टेम्परेचर की वजह से। टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, और बीच में क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता है। कहाँ से? वार्म से कूलर बॉडी की तरफ। होता है कि नहीं होता है? तो ट्रांसफर हीट जो कंटिन्यू रहता है जब तक कि दोनों बॉडी सेम टाइप का टेम्परेचर ना कर लें एक्वायर। जब ये कॉन्टैक्ट ब्रोक हो जाता है तो कंडक्शन एक इंपॉर्टेंट है, हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लोअर लेयर जो एटमॉस्फेयर की है उसको हीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। ये जो है ना, ये जो कंडक्ट होती है अर्थ के साथ, ये राइज होती है वर्टिकल ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो जब ये हीट होगी एयर, हीट होने के बाद एयर क्या होती है? हल्की होती है। तो हीट राइज करेगी कि नहीं? राइज करेगी इन द एटमॉस्फेयर में, ट्रांसमिट करती है हीट। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्विक्शन। राइज ऑफ वार्म एयर, राइज ऑफ वार्म एयर, इसको क्या कहते हैं? कन्विक्शन। समझे? और कन्विक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ये होता है। समझे? कंडक्शन और कन्विक्शन का समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे दोबारा बैक करो, फिर समझ के आओ। ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। अब ये तो वर्टिकल मूवमेंट हुआ ना, ये क्या हुआ? वर्टिकल मूवमेंट। इसको क्या किया? कन्वेक्शन। अब जो हॉरिजॉन्टल जो हीट होती है उसको क्या कहते हैं? एडवेक्शन। समझो, ये टर्म्स से फेमिलियर हो जाओ, ये आगे बहुत बार आएंगे। ओके। अब मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली बहुत मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल एयर। देखो वर्टिकल एयर से हॉरिजॉन्टल जो हीटिंग है वो इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल लैटिट्यूड है जहाँ मोस्ट ऑफ द डे और नाइट का जो है डिरेनियल डे और नाइट वेरिएशन जो है डेली वेदर का इज कॉल्ड बाय एवेक्शन अलोन। जो टेम्परेट रीजन्स हैं या मिड लैटिट्यूड के रीजन्स हैं और ट्रॉपिक, वहाँ क्या होता है? वहाँ जो टेम्परेचर है, जो डेली वेदर कंडीशन है, वो जो हॉरिजॉन्टल जो है हीट पे बहुत मैटर करता है, हीट ट्रांसफर पे। वो एवेक्शन अलोन से कॉज होता है डेली वेदर। समझाता हूँ कैसे आगे चल के। इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्थन इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन जो लोकल विंड चलती है लू, ये आउटकम है एडवेक्शन का। देखो कहीं कूल एयर मास है या लो प्रेशर है जो हाई प्रेशर है बन गया है ना, तो लो प्रेशर विंड जो है जहाँ वार्म मास है वो चलेगी, वार्म एयर जो है कहाँ? कोल्ड की तरफ चलेगी ना। लू नॉर्थ इंडिया में चलती है ये ड्यूरिंग द समर्स। समझ लो, गर्म हवा एक चलती है। समझे? एवेक्शन है ये कौन सा प्रोसेस है? एडवेक्शन प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वार्म एयर। समझे? ये समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक चलो, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? इंसुलेशन जो रिसीव करते हैं हम, अर्थ रिसीव करता है इन शॉर्ट वेव्स जो किससे? हीट अप द सरफेस। अब जो शॉर्ट वेव सूरज से सोलर रेडिएशंस आती हैं वेव्स, शॉर्ट वेव की फॉर्म में, वो क्या करती हैं? सरफेस को क्या करती है? गर्म कर देती है। ठीक है, अर्थ सरफेस को, ठीक है, ज़मीन को। तो अर्थ सरफेस हीट होने के बाद फिर रेडिएट करने लग जाता है, एक रेडिएटिंग बॉडी बने, एक रेडिएट्स एनर्जी बन जाती है। फिर ये क्या क्या करता है? ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में फिर दोबारा उसको क्या कहता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, दिस हीटिंग एनर्जी हीट अप ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, ये एटमॉस्फेयर को नीचे से क्या करता है? वार्म करता है। समझे? वार्म किया, इस प्रोसेस को क्या करते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कितना इजीली समझ में आ जाएगा एक टॉपिक, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर लेता है गैसियस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर ग्रीन हाउस गैसेज है ना, तो द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड अप बाय द अर्थ रेडिएशन। अब अर्थ रेडिएशन से तो हीट अप हो रहा है कि नहीं एटमॉस्फेयर? इनडायरेक्टली। एटमॉस्फेयर फिर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट हीट टू द स्पेस। फाइनली फिर एटमॉस्फेयर क्या करता है? उस हीट को रेडिएट करता है और ट्रांसमिट करता है स्पेस में। जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव हुई थी सन से वो रिटर्न टू स्पेस, दोबारा स्पेस में चली गई। देयरफॉर एक मेंटेन कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस एंड इन एटमॉस्फेयर। देख रहे हो कैसे सर्कल चल रहा है? सूरज से रेडिएशन आए,
सूरज से देखो, इधर मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सूरज, ठीक है। सूरज से रेडिएशंस आए, है ना। ये है ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है, समझ लो है। सूरज से रेडिएशंस आए किसके फॉर्म में? शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में, शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आए, शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में अर्थ पे, और कुछ यहाँ अर्थ पे रिसीव हुए, कुछ इसने अपने से अंदर ले लिए। अब अर्थ जब गर्म हो चुका है, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा कहाँ? एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को करेगा ना, किस फॉर्म में? लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बाद। अब एटमॉस्फेयर जो है दोबारा स्पेस में जो है वापस भेज देगा। तो ये सर्कल से जो है अर्थ जो है नाइदर गेट हॉट नॉर कोल्ड, ठीक है। ये अगर डिसरप्ट हो जाएगा तो क्या है? सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ओके, लेट्स डू। अब समझते हैं हम हीट बजट्स, हीट बजट समझते हैं अर्थ का, ठीक है। ये देखो कैसे अर्थ एब्जॉर्ब करता है, कैसे कौन से, देखो शॉर्ट वेव रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो है सन से आई है ना, ठीक है। टोटल कितनी है? 100%, ठीक है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है ना। ये दे रिफ्लेक्टेड बैक बाई स्पेस, 27% जो है क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है, 27% जो है क्लाउड जो है वो रेडिएशंस को दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है स्पेस में, 2% जो है अर्थ, और स्कैटर टू स्पेस -6%। अब स्कैटरिंग रेडिएशन 70% जो है, अर्थ सिर्फ 70% ऑब्जॉर्व किया है स्कैटर्ड रेडिएशन, और डायरेक्ट रेडिएशन 34%, ठीक है। और ऑब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर 14%, ठीक है। फिर देखो वही, फिर रेडिएटिंग अर्थ जो है ये 33% जो है, अर्थ जो है 6% और रेडिएट 17% कर रहा है फ्रॉम द स्पेस, डायरेक्टेड टू स्पेस फ्रॉम द अर्थ 17%, और 48% जो है रेडिएटेड टू स्पेस बाई एटमॉस्फेयर 48%। टर्बुलेंस और कन्विक्शन से 9% है ना, कन्विक्शन से 90%, ठीक है। ये वापस भेज रहा है। तो इस तरह से एक 100% आया। आप इस दोनों टेबल्स को ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये वही पूरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा है हमें कि कैसे कितना परसेंट जो है रफली 100% आया। क्लाउड्स कितना दे रहे हैं। अब जो स्नो कवर शीट्स हैं, वाइट शीट, वो भी रेडिएट करती है बैक टू एटमॉस्फेयर, है ना, ठीक है। क्लाउड्स रेडिएट करते हैं, क्लाउड्स, है ना। फिर जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। ये हीट बजट है इंडिया पढ़ने का, ठीक है। इसके आप देख सकते हो कैसे कैसे अर्थ मैनेज करता है, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं। हम जो है समझाने वाली जो चीज़ है वो यहाँ है, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, द इंट्रैक्शन ऑफ इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट्स। इंट्रैक्शन, इंसुलेशन होती है ना जो एटमॉस्फेयर के साथ और अर्थ के साथ, जो सोलर की रेडिएशन है, उससे क्या होती है? हीट है, विच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। हीट होता है ना, वो किस में? टेम्परेचर में। अब टेम्परेचर में उसको मेज़र किया जाता है। हीट क्या रिप्रेजेंट करती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हीट में, जो कंप्राइजेस ए सब्सटेंस। जब टेम्परेचर मेजर्ड किस में किया जाए? डिग्रीज, कितना हॉट है कितना कोल्ड है। पॉजिटिव में जितना जाएगा उतना हॉट हो रहा है, नेगेटिव में जाएगा तो क्या? कोल्ड हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अर्थ पे? देखो लैटिट्यूड तो सबसे बड़ी चीज़ है, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। कौन से लैटिट्यूडल में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच वाले लैटिट्यूड्स में या उससे पर है? टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में, किस जगह है? उसके हिसाब से टेम्परेचर ऑफ एयर जो है, हवा का टेम्परेचर कैसा होगा वो डिटरमाइन होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड, हाइट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट पे है या फिर तुम जो हो हिमालयन स्टेट्स है वहीं देखो, साउथ इंडियन स्टेट हो, पुणे देखो, अच्छा ठीक है। फिर क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है? एयर मास सर्कुलेशन, है ना। प्रेजेंस ऑफ वार्म या कोल्ड ओशन करंट्स हैं क्या नहीं पास में। लोकल एस्पेक्ट्स भी होंगे, रिलीफ फीचर भी होगा वहाँ का, है ना। वहाँ पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो भी न्यूट्रलाइज करते हैं वहाँ के एयर टेम्परेचर को। तो ये सारी चीज़ें कैसे अब हैं वो हम समझते हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, एक एक करके इनको जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चलते हैं लैटिट्यूड। अब जो टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड अपॉन द आइसोलेशन रिसीव्ड, ठीक है। मैंने आपको समझाया ना, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच और इक्वेटर के बीच का एरिया है या फिर बियॉन्ड है, जहाँ सनलाइट कितनी रिसीव होती है उस एरिया पे, उससे ही तो टेम्परेचर वहाँ का पता चलेगा। पोलर एरियाज़ में इक्वेटर में डिफरेंस है कि नहीं? इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसुलेशन है, और इक्वेटर्स पे तो बिल्कुल ही बहुत कम है,
वहाँ तो फ्रीजिंग कोल्ड है। तो टेम्परेचर जो है सनलाइट की इंसोलेशन पे लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करता है। लैटिट्यूड वाला चैप्टर पढ़ना तो प्ले लिस्ट में जाके 6th NCERT 7th 8th में सब जगह एक एक आधा चैप्टर है, जाके देख सकते हो, ठीक है। प्ले लिस्ट में क्लिक करो, देखो। एल्टीट्यूड मैंने आपको समझाया कितनी हाइट है, कहाँ कम है। देखो पर 1000 मीटर जो है मीन सी लेवल से जितना ऊंचा जाओगे 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ता है। लैप्स होता है टेम्परेचर, डिक्रीज होता है टेम्परेचर। तो जितना आप एलिवेशन पे जाओगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर उस वहाँ उतना जो है थिन होगा, जितना नीचे रहोगे एटमॉस्फेयर उतना जो है कितना होगा, थिक होगा। तो थिन जहाँ एटमॉस्फेयर ऊंचे ऊंचे जा रहे हो तो वहाँ एटमॉस्फेरिक थिन होगा, तो वहाँ क्या है, टेम्परेचर कम होगा, समझे। सी से डिस्टेंस, अब अनदर फैक्टर जो सी का डिस्टेंस है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी भी लोकेशन का टेम्परेचर। देखो कंपेयर टू लैंड, सी गेट हीटेड स्लोली और लूजेस हीट स्लोली। सी जो है ना वो गर्म भी लेट होता है, सी वाटर बॉडी, और ठंडी भी जो लेट होती है कंपेयर टू अर्थ के, नहीं सॉरी लैंड के। तो लैंड की जो हीट अप और कूल डाउन क्विकली, जल्दी ठंडा हो जाता है। जब वेरिएशन होता है टेम्परेचर में सी में लेस कंपेयर टू लैंड, तो रात को क्या होता है, एट नाइट जब हो जाएगा समझ लो, है ना, तो क्या होगा कि लैंड जो है जल्दी ठंडी हो चुकी है और ओशन अभी भी वार्म है ना। लैंड जो है हॉट है, तो वार्म से कोल्ड की तरफ क्या है, वार्म से क्या है, कोल्ड की तरफ विंड चलेगी। इसको क्या कहते हैं, सी लैंड सी ब्रीज, ये चलती है। ये देखो मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड लैंड ब्रीज विल मॉडरेट द वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट कर देता है, ना ज़्यादा हाई ना कम। समझे कि नहीं समझे। एयर मास और ओशन करंट का कैसे फ़र्क पड़ता है, लाइक द लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे लैंड से सी की तरफ दिन में चलेगी, रात में जो सी से लैंड की तरफ ब्रीज चलेगी, उससे उस एरिया का, लोकल एरियाज़ का जो है टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। वैसे ही एयर मास का भी है और ओशन करंट का। द पैसेज ऑफ एयर मासेज ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। द प्लेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेज समझना, एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। और जो प्लेसेस में इन्फ्लुएंस करता है कोल्ड एयर मासेज, वहाँ लो टेम्परेचर होता है। वार्म एयर मासेज और कोल्ड एयर मासेज के बारे में हम समझेंगे आगे, चलो। द प्लेस लोकेटेड, जहाँ कोस्टल एरिया होंगे, जहाँ वार्म ओशन करंट्स होंगे, ठीक है, वहाँ क्या होगा, हायर टेम्परेचर होगा। जहाँ कोल्ड ओशन करंट होंगे वहाँ प्लेसेस में क्या है, हायर देन द प्लेसेस जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स होंगे। कोल्ड ओशन करंट्स जो पोलर एरिया से आते हैं और जो ज़्यादातर, और जो वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ये एक ट्रिक याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का देखो, इस मैप में देखो, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है टेम्परेचर, देख रहे हो, -25 डिग्री, ये देखो -25 डिग्री, -25 डिग्री। पोल से जितना इक्वेटर से दूर जा रही है, इक्वेटर पे देखो 30 डिग्री, एक एवरेज टेम्परेचर है हम देख रहे हैं। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर जनवरी के मंथ में, इन ए मंथ ऑफ जनवरी। अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग होगा। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होगा तो यहाँ टेम्परेचर, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होगा। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगा, साउथ हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है। तो ये है एक जर्नल के, ये देखो यहाँ पे एक पूरी थ्योरी दी हुई, यहाँ मैं समझा दिया। देखो इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है वो दिन और रात का जो है बराबर ही होता है, वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता आते, बिकॉज ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट। इक्वेटर पे जो है हमेशा सर के ऊपर सूरज रहता है मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर। तो इक्वेटर से हम जितना दूर जाएंगे ना, टेम्परेचर क्या है, माइनस में जाता है। ये भी एक लॉजिक है। देखो 20 डिग्री सेल्सियस, 30 से 20 पे आया, 10 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। नीचे पे आओ, 30 डिग्री है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, 20 डिग्री, 10 डिग्री, जनवरी के महीने का है ये एक पैराग्राफ। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है डिफरेंट प्लेसेस का आप जो है अपने माइंड में जो है आप देख रखते हो कौन सा एरिया कितना दूर है, वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया नहीं, एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का पूरे सरफेस ऑफ अर्थ पे ऐसा दिखने में दिखता है, ठीक है, समझे। ये देखो ये है जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में देखो सन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट होता है ना, कि नहीं होता है। सन नहीं होता है, लेकिन ये रेवोल्यूशन से, अर्थ के रेवोल्यूशन से, क्योंकि रेवोल्यूशन से क्या होगा, जो है अर्थ जो है ऐसे टिल्टेड है ना, तो अर्थ टिल्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ ना। समर्स में सूरज इधर लग रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे इक्वेटर जो है थर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग ए समर ये देखो 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, तो इसके हिसाब से जो है टेम्परेचर 20 डिग्री 10 डिग्री ऐसे होगा शिफ्ट। 10 डिग्री आ जाएगा यहाँ रशिया में, साइबेरियन एरिया में। वैसे ही टेम्परेचर नीचे जो है इधर 20 डिग्री आ जाएगा, जबकि यहाँ 30 डिग्री होता था जनवरी में।
यहाँ क्या आ जाएगा 20 डिग्री। इस तरीके से विद द शिफ्ट ऑफ सन ना, जो सन का है ना, सन रेज का शिफ्ट से टेम्परेचर जो है पूरे वर्ल्ड का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं देखो आप जुलाई के महीने में देखो, जुलाई के महीने में ये देखो टेम्परेचर कहाँ है, इधर 0 डिग्री पे 3 डिग्री टेम्परेचर है 30 डिग्री, ये देखो 40 50 60। कुछ एरियाज़ में ड्यू टू दी किसके वजह से, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से भी जो है टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम अंदर के एरियाज, ठीक है। इस तरीके से जो है ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया का। तो इस पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान किसका है, सूरज का। और जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है किसके, उसके एक्सिस पे जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, उससे से जो स्लैंटेड रेज पड़ रही हैं या डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उससे भी पता चलता है। फ्रिजिड जोन आप मुझे जो है कमेंट में बताओ कि फ्रिजिड जोन और टॉरिड जोन कौन कौन सा है, ठीक है। फ्रिजिड और टॉरिड जोन किस किस को कहते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ, मान जाऊंगा आपको। ओके, ये मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड बुक शुरू कर सकते हो, ठीक है। और यार डू सब्सक्राइब, ओके, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। देयर इज़ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट इज कमिंग। We are going to start standard books from next month, है ना, and NCERT will also continue from 6th to 12th. After geography we will start history and polity, and then so on we will go. But with that I think I'm going to start standard book, है ना, okay.